नमस्कार दोस्तों, नमस्कार इंडिया, नमस्कार भारत। आप सभी का स्वागत इस वीडियो में। आप इस वीडियो को किसी भी राज्य से देख रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप सभी के लिए खास होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑल इंडिया जॉब निकाली गई है राजस्थान राज्य की तरफ से, जो कि 6000 लगभग 6000 वैकेंसियों पर निकाली गई है, जिसको मैं इस पूरे वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जो भी इस पे एलिजिबल हो अप्लाई कर सकता है। मैं इस वीडियो के दौरान आपसे ये डिस्कस करूंगा कि इस जॉब पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सी पोस्ट है, क्या सैलरी है, क्या वर्क है, कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, क्या फीस रहेगी फॉर्म की, क्या ऑल इंडिया वैकेंसी है। जैसा मैंने आपको बताया कि ऑल इंडिया वैकेंसी है, मतलब आप अगर दूसरे राज्य में रहते हैं, राजस्थान में नहीं रहते, फिर भी आप इस जॉब पर अप्लाई कर सकेंगे। जैसे मानिए आप दिल्ली में रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में, मेघालय, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, तेलंगाना, तमिलनाडु, हैदराबाद, जो कि आपका हैदराबाद, कर्नाटका, केरला, या फिर कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसा प्लेस या कोई भी ऐसा राज्य हो जो इंडिया कंट्री में कहीं पर भी आ रहा है, तो आप लोग इस जॉब पर अप्लाई कर सकेंगे। दोस्तों काफ़ी सुनहरा मौका है, इसको खोना मत, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब, वो भी एक डायरेक्ट, अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्ट ऑफिस में जॉब जा रही है आपकी। ये एनिमल अटेंडेंट की वैकेंसी है। एनिमल अटेंडेंट की वैकेंसी में है क्या, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करके बताने वाला हूँ, कि आप जिससे कि समझ जाएं कि किसको अप्लाई करना है, किसको नहीं करना। और ये एक स्टेट गवर्नमेंट की जॉब रहेगी। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं, इसमें है क्या। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखेगी, ये आपका वेबसाइट का लिंक दिखेगा। ये लिंक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहीं पर आके फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए जाना होगा। तो वो लिंक मैंने सारे वीडियो के नीचे प्रोवाइड कराए हैं, वहाँ से जाकर आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, ये जयपुर, अब देखिए राजस्थान में जयपुर एक जगह है, जयपुर जगह के अंदर ही ये इनका जो मेन ऑफिस है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड राजस्थान का, वो वहीं पर स्थित है। तो वहाँ पर से ही ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन्हीं को कराना है, यानी कि एसएसबी राजस्थान को ही ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस करवाना है, जो कि इस साल इस नोटिफिकेशन पर भी होगा। तो यहाँ पर टोटल अगर बताऊं तो 5934 वैकेंसियां हैं, 5934 वैकेंसीज। तो इतने पर अप्लाई करने के लिए करना क्या होगा, उसके लिए पहले हमें नोटिफिकेशन जानना होगा। तो हम नोटिफिकेशन जानते हैं। नोटिफिकेशन जो है आपको दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे न्यू नोटिफिकेशंस और रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट, इन दोनों ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर आप ढूंढने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो मैं आपको इसको प्रोवाइड करा देता हूँ, वहाँ से आप जा सकते हैं। तो ये हमारे पास नोटिफिकेशन है, इसको डिस्कस करेंगे जॉब से रिलेटेड। यहाँ पर क्या बोला गया है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है जयपुर के अंदर, उन्होंने बोला कि हमें एनिमल अटेंडेंट की वैकेंसी पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करनी है, यानी पशुपालन विभाग राजस्थान है, ये आपका पशुपालन विभाग रहेगा राजस्थान के अंदर। पशु मतलब आप जानते हैं एनिमल को पशु बोला जाता है, तो उनका पालन पोषण करने वाला एक विभाग है, जो उनके ही सारे लाइफस्टाइल और उनसे रिलेटेड, मतलब उन्हीं के ऊपर वर्क करता है। जो विभाग राजस्थान के अंदर है, के लिए राजस्थान पशुपालन अधिनस्थ सेवा नियम, तो 1977 में एक नियम बनाया गया, जिसके तहत ये रिक्रूटमेंट हो रही है। और ये कहा गया है कि ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकता है इंडिया से कोई भी कैंडिडेट जो कि एलिजिबल है। आपको यहाँ पर इंडिया का सारा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब पे, ऐसा इधर नहीं मिलेगा, आपको आगे दिखेगा जब मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पोस्ट का नाम तो रहेगा पशु परिचर, यानी कि एनिमल अटेंडेंट। टोटल वैकेंसी आप देखिए, यहाँ पर राजस्थान को दो तरह से डिवाइड करा गया है, मतलब इस जॉब में अगर बताएं तो दो तरह के क्षेत्रों को माना गया है, गैर अनुसूचित क्षेत्र रहेंगे और एक अनुसूचित क्षेत्र रहेंगे। तो अगर बात करें तो अनुसूचित क्षेत्र में 653 वैकेंसियां हैं और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 5281 वैकेंसी हैं। तो टोटल यहाँ पर 5934 वैकेंसी हो जाती है। आपसे कहा जा रहा है आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, जो भी एलिजिबल होगा इसमें। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए करना क्या होगा, तो यहाँ पर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या होगा, जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं आपको इस पेज पर लाया हूँ। इस पेज पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा वन डिजिटल आइडेंटिटी फॉर ऑल एप्लीकेशन। तो आप इस चीज़ को देखिए, इसी को बोलते हैं OTR, मतलब एक डिजिटल आइडेंटिटी आपको देनी है। यहाँ पे डिजिटल आइडेंटिटी मतलब ये होता है कि आप एक बार में अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, मैं अभी रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर ही हूँ। यहाँ पर आपको करना क्या है, ओनली फॉर रेजिडेंट, आप राजस्थान के स्टेट के अगर निवासी हैं तो आप जन आधार के तौर पर जाके इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, नहीं तो आप ऑल अदर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये उनके लिए रहेगा जो कि दूसरे राज्य से अप्लाई करेंगे। सेम
प्लीज सिलेक्ट एन ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन सिलेक्ट करके उस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे और फिर अपने इस पर अप्लाई कर रहे होंगे। OTR दोस्तों होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसमें आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर देंगे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के वेबसाइट पे। तो राजस्थान में कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है जो कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के अंदर आ रही है, किसी भी डिपार्टमेंट में जो कि इस SSB के अंदर आएगा, तो वो आप डायरेक्ट उस फॉर्म पर जा सकेंगे और डायरेक्ट उस जॉब का फॉर्म भर सकेंगे बिना किसी रजिस्ट्रेशन के। एक ही बार रजिस्ट्रेशन करा लिया जाएगा। अब इससे फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि लोगों को अपनी डिटेल बार बार नहीं डालनी पड़ती, जैसे अपना नाम हो गया, अपनी कैटेगरी हो गई और अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। हम देखते हैं कि हर जॉब का अलग अलग रजिस्ट्रेशन करो बार बार, तो ये भी एक इस टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए और टेक्नोलॉजी का एक सही यूज़ करते हुए इस चीज़ को बनाया गया है, जिसको आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो OTR सबको क्लियर हो गया होगा। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो इम्पोर्टेंट है कि OTR जब आप कर रहे हो तो OTR में एक चीज़ याद रखिएगा कि आप को इतना यहाँ पर दिया गया है कि एक ही बार में रजिस्ट्रेशन होगा। तो कैटेगरी जो भी लें अपनी, मेनली कैटेगरी से रिलेटेड बहुत बड़ा डाउट आता है, तो कैटेगरी वही चूज़ करें जो आपकी एक्चुअल हो। क्योंकि अगर आप मान लीजिए SC ST हैं और आपको पता ही नहीं है कि आप SC ST कैटेगरी में हैं, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, वो UR कैटेगरी चूज़ कर लेते हैं। तो पहले अपने आसपास पता करें आपकी कैटेगरी, अगर आपको एक्चुअल में नहीं पता है तो अपने घर परिवार में किसी से भी पूछ लें, उसके बाद ही उस कैटेगरी को सिलेक्ट करके आगे बढ़ें। ये आपको बता दिया है मैंने, क्योंकि कैटेगरी बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे या फिर हो सकता है एक बार ज़्यादा से ज़्यादा चेंज कर पाएँ। तो इस OTR के बाद आप फॉर्म भरने की तरफ जाएंगे और फॉर्म भरने में क्या होगा वो मैं आगे क्लियर कर दूंगा। अब फॉर्म की फ़ीस की बता देता हूँ। 600 रुपये उनको भरने हैं जो कि दूसरे राज्य से अप्लाई करेंगे, यानी कि 600 रुपये वो लोग भर देंगे फॉर्म के जो दूसरे अन्य राज्यों से अप्लाई कर रहे हैं, और 400 रुपये वो भरेंगे जो कि कैंडिडेट सेम राजस्थान के SC ST हैं या OBC में नॉन क्रीमी लेयर हैं। नॉन क्रीमी लेयर होता है कि उनका जो एनुअल इनकम होता है पूरे फैमिली में जितने भी लोग कमाते हो, वो अगर 8 लाख से नीचे है तो वो लोग आ जाते हैं नॉन क्रीमी लेयर OBC में। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बताया मैंने, स्टेट गवर्नमेंट का आप रीड कर सकते हैं OBC NCL में क्या है। अब इसके अलावा यहाँ पे जो डिसेबिलिटी वाले रहेंगे उनके लिए 400 रुपये फॉर्म के लिए जाएंगे, जो डिसेबल कैंडिडेट रहेंगे। अब जो कैंडिडेट दूसरे राज्य से अप्लाई करने वाले हैं इस जॉब पर, उनको ये बात बताना चाहूँगा कि वो भले ही SC हो ST हो या कोई रिजर्वेशन कैटेगरी में भले ही वो आते हो, उनसे 600 रुपये ही फॉर्म के चार्ज होंगे। साथ में उनकी एज लिमिट में भी कोई छूट उनको नहीं मिलेगी, वो उनको भी एक जनरल कैंडिडेट मानने वाले हैं, जो कि क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट जॉब होगी। यहाँ पर वही दिया गया है कि आप SC ST कुछ भी होंगे दूसरे राज्य से तो आपको सामान्य मान लिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप यहाँ से भी देख सकेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जो गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके अंदर जो ये वैकेंसी है आपकी पशु परिचर यानी कि एनिमल अटेंडेंट की, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे UR कैटेगरी से, अनुसूचित जाति से, तो आप एक बात समझिए आपकी जो जॉब रहेगी आपको किस कैटेगरी से मिलेगी। तो आप जो दूसरे राज्य वाले होंगे वो सेम इस वाले कैटेगरी से उनको जॉब मिलने वाली है, जिसमें उनकी महिलाओं के लिए 381 वैकेंसियाँ हैं। फिर उसके बाद सामान्य में आपकी महिलाओं के अलावा मेल के लिए या फिर बाकी जेंडरों के लिए 1334 वैकेंसियाँ हैं। इसके अलावा ये गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, विधवाओं के लिए 152 है और परित्यवक्ता इनके लिए 38 वैकेंसियाँ। और ये लोग होते कौन है? ये लोग वो होते हैं जो लोग खुद ही से अपने आप को संभाल रहे हैं, जिनको निष्कासित कर दिया गया है या फिर उनको उनके परिवार या किसी के भी द्वारा मदद नहीं मिल रही है, या फिर वो ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जहाँ से उनको ना वो किसी कैटेगरी में आ रहे हैं, वो बेवजह ही एक परेशानी में जूझ रहे हैं, वैसे लोग सारे इसमें आ जाएंगे जिनकी 38 वैकेंसियाँ हैं। अब अनुसूचित जातियों के लिए बता देता हूँ, यानी कि SC के लिए यहाँ पे 586 वैकेंसियाँ हैं, जो कि महिलाओं की इसमें 168 हो जाएंगी। महिलाओं को छोड़ के ये अलग वैकेंसियाँ रहेंगी, ये पुरुषों के लिए होंगी। विधवाओं के लिए 67 है और परित्यक्ता के लिए 16 वैकेंसी हैं। फिर अनुसूचित जनजाति यानी STO के लिए भी लिखी गई है यहाँ पे, और OBC के लिए भी दी गई है यहाँ पे आप देखेंगे, और अति पिछड़ा वर्ग के लिए अलग वैकेंसी, फिर EWS के लिए अलग है। 12 जिले ऐसे हैं कि शहरिया जनजाति, तो राजस्थान के 12 जिले ऐसे हैं जिसमें शहरिया जनजाति है, तो उनकी वैकेंसी यहाँ पे लिखी हुई है। तो टोटल आप देख सकते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं जिनकी वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। अब अगर आप जानना चाहेंगे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की, यानी डिसेबिलिटी वालों के लिए बता देता हूँ, जो कि आपका बी या फिर ब्लाइंड या फिर कम दिखने वाले कैंडिडेट जिनको ऐसा कम दिखता है या फिर नहीं दिखता है, उनके लिए 53 वैकेंसियाँ हैं इन
सेम जगहों के लिए। एच आई वालों के लिए यहाँ पर 53 है। फिर उसके बाद एलडी और सीपी के लिए भी 53 वैकेंसियां हैं। बाकियों के लिए आप देखेंगे तो टोटल भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन के लिए, गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी से 239 वैकेंसी, एससी से 105, एसटी से 79 और इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर टोटल वैकेंसी दी गई है। जो लोग खिलाड़ी रह चुके हैं नेशनल, इंटरनेशनल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, उनके लिए 105 वैकेंसी हैं। उनका कोटा अलग रहेगा, उनके लिए कुछ बातें कही गई हैं। पॉइंट में आप देख लेना कि क्या बोला गया है। अनुसूचित क्षेत्र के लिए बता दूं, यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र जो है यानी अनुसूचित क्षेत्र कम है राजस्थान में, इसी वजह से वहाँ पे वैकेंसी कम है, जो कि 653 है। सामान्यों के लिए 230 हैं। सामान्यों में भी मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए 66 हैं। फिर विधवाओं के लिए 26 हैं। इसी तरीके से आपको देखना है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी यहाँ पे आपको देख लेना है। यहाँ पर डिसेबिलिटियों के लिए भी लिखी गई वैकेंसी इस टेबल में दी गई है। अब ये हमने जान लिया वैकेंसियां किसके लिए कितनी है। यहाँ पर नोट वाले कुछ पॉइंट है, मतलब कुछ ध्यान देने वाले कुछ पॉइंट है, इसको रीड कर सकते हैं आप। विशेष सूचना में भी कुछ आप ये चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। मैं इसको डिस्कस ना करते हुए सीधा आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद है आपका यहाँ पे 12 जिले की शहरिया आदिम जाति के आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी से संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से आंकलन करने पर ही उन्हें 12 जिले में शहरिया जाति के लिए राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक के अनुसार आरक्षण का लाभ दे होगा। मतलब आप देखिए यहाँ पर 12 जिले की, ये एक जिला का नाम है। ये 12 जिला जो है एक जिला है, उस जिले की जो आदिम जाति है, ये आदिम जाति है, कास्ट है ये एक, तो उस ये राजस्थान के अंदर ही है। तो इस जिले के अंदर जो लोग आदिम जाति से आ रहे हैं उनके लिए बोला है उनको फायदे तभी मिलेंगे जब वो फॉर्म भरते में अपनी कैटेगरी स्पष्ट कर देंगे और उसकी डिटेल भी दे देंगे। एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड कुछ चीज़ें दी गई हैं, उसको आप देख लेना। यहाँ पर मैं इसको डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे की बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर होनी है, इसी वजह से ये खिलाड़ियों के लिए बताया गया है। इसके बाद आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था और फिर टूर्नामेंट और चैंपियनशिप का नाम। आप देख लीजिए कि अगर आपने इनमें से कोई भी खेल खेले हैं तो उससे रिलेटेड आपको बताया गया है। ये स्पोर्ट्समैन के लिए है। अब यहाँ पर बी मतलब ब्लाइंडनेस था, एलवी मतलब कम दिखने वाला, एचआई मतलब हियरिंग इम्पेयरमेंट, उसके बाद एलडी मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी होता है जिसमें आपका सेवरल फैल्सी भी आता है, लेपोरेसी क्योर्ड भी आता है और ड्वार्फिम्स आते हैं और साथ में एसिड अटैक विक्टिम्स भी आ जाते हैं इसी कैटेगरी में डिसेबिलिटी के अंदर। तो ये डिसेबिलिटीज़ वाले देखेंगे, अगर आपकी डिसेबिलिटी इसके अंदर कहीं ना कहीं आ रही है तो आपके लिए ये जॉब रहेगी। यहाँ पर आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। जो अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी रहेंगे, मतलब कि जो अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अप्लाई करेंगे राजस्थान के लिए वैकेंसी में, तो वो इन सारे पॉइंटों को देख लेना। ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। देखिए आपको सैलरी यहाँ पे बता दी गई है, मैं सैलरी क्लियर कर देता हूँ क्या बोला गया है। 7वें वेतन आयोग, तो राजस्थान का जो 7th पे स्केल रहेगा वो आपको दिया जाएगा मैट्रिक लेवल 1 निर्धारित। तो यानी आपको राजस्थान में जो 7th पे स्केल है वो आपको दिया जाएगा यहाँ पर। अब 7th पे स्केल में कितने रुपए होते हैं वो आप चेक कर लेना, गवर्नमेंट के वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, राजस्थान गवर्नमेंट के वेबसाइट पे। नहीं तो आप अलग से भी इसको ढूंढ सकते हैं कि आपकी मैट्रिक लेवल 7 में कितनी सैलरी होती है राजस्थान सरकार के द्वारा, जो 7वें वेतन में वेतन आयोग के अनुसार जो भी दी जाती है। अब यहाँ पे एक चीज और बोली गई, सैलरी के अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है, आपको अलग से कोई फायदे नहीं दिए जाएंगे। ये चीज यहाँ लिखी गई है 2nd पैराग्राफ में, इसको पढ़ लेना। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी? भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके
यानी आप अगर सेकेंड यानी 12वीं पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान अगर आपको है एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान है तो ये सारी चीज़ें आपकी एलिजिबिलिटी रहेंगी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है। अब यहाँ पे आप देख लेंगे मतलब आपका यहाँ पे 12th पास चाहिए इस जॉब के लिए। सिंपल शब्दों में यही है कि आप अगर 12वीं पास हैं और आपको अगर देवनागरी लिपि में हिंदी के कार्य करने का ज्ञान है, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अन्य योग्यताएं बताऊं तो स्वास्थ्य से रिलेटेड योग्यताएं कुछ लिखी हैं, चरित्र से रिलेटेड लिखी हैं, राष्ट्रीयता में आपको बोला गया आप भारत के नागरिक हो या फिर नेपाल के हो, भूटान के हो या फिर इन जगहों, या फिर आप श्रीलंका या फिर पूर्वी अफ्रीकी या फिर बर्मा या फिर आप पाकिस्तान जैसी जगहों के अगर हैं या फिर कीनिया और युगांडा या संयुक्त तंजानिया गणराज्य से भी अगर आप हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन आप अगर इन राज्यों से इन कंट्रियों से थे लेकिन अब आप अगर इंडिया में परमानेंट सेटल्ड हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एज की बताऊं तो एज आपकी 1 जनवरी 2024 को अगर आप 18 साल के हो रहे हैं या उससे पहले ही हो जा रहे हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि आप 40 और 18 के बीच वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 40 पूरा नहीं होना चाहिए, 40 मैक्सिमम बोला, यानी 40 से अगर 1-2 दिन भी कम है तो वो एक्सेप्ट होगा। तो जो भी लोग 40 साल से कम वाले होंगे वो इसमें अप्लाई कर सकेंगे और 18 से ऊपर वाले एज में अप्लाई कर सकेंगे। जो भी राजस्थान के SC ST रहेंगे उनको 5 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे, 40 की जगह 45 मैक्सिमम रहेगा। और सामान्य वर्ग की यानी कि जनरल कैटेगरी वाली महिलाओं को 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे चाहे वो दूसरे स्टेट से आ रही हैं फिर भी। और जो 10 साल उनको मिल जाएंगे डिसेबिलिटी वालों को। तो ये सारे दिए गए हैं आपको कि किसको कितनी एज की छूट दी जाएगी उसकी अपर एज में फॉर्म में अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर नोट करके एक पॉइंट दिए गए हैं 2-3, इसको रीड करना आप। पेंशन की बता दूं, नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी। मतलब अगर आपको आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको पेंशन दी जानी है तो आपको इस जॉब पर पेंशन दी जाएगी। विवाह पंजीयन यानी शासन के जारी होने के दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। मतलब आप समझ रहे होंगे यहाँ पर आपको पेंशन मिलेगी इस जॉब पर, ये बोला गया है। अब आपको बताता हूँ फॉर्म कब से कब तक भरने हैं। फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरिएगा जैसे मैंने बताया उसी तरीके से, OTR के तरीके से। फॉर्म आप 13 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक रात को भर सकेंगे। यानी कि 12 नवंबर से पहले पहले आपको इस फॉर्म को भरने का समय दिया जा रहा है। परीक्षा कब होगी तो परीक्षा यहाँ पर जो है अप्रैल से जून 2024 में होगी। यानी कि 2024 के अप्रैल से जून तक ये चलेगी। यानी अप्रैल मई जून ये पूरे 2 से 3 महीने एग्जाम चलेगा इस जॉब का, जो कि आपका 2024 वाले ईयर में होगा। तो काफ़ी अच्छा खासा समय है, आप इसके लिए प्रिपेयर हो सकेंगे। प्रवेश पत्र रहेगा, एडमिट कार्ड, वो भी आपको अप्रैल के स्टार्टिंग में मिल रहा होगा। और अनामित तो उसी से रिलेटेड लिखा है कि एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन क्या क्या रहेंगे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं 15 वाले पॉइंट में, इसको आप देख सकते हैं। आवेदन कैसे करें तो मैंने आपको बता दिया। रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप फॉर्म भर रहे होंगे वहाँ पर आपको एनिमल अटेंडेंट का पोस्ट ऑटोमेटिकली आएगा। उस पर आपको क्या करना है, आप अपने 12th की डिटेल डालेंगे, अपने मार्कशीट को अपलोड करेंगे, फोटो साइन को अपलोड कर देंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे, फिर एंड में फीस पे करेंगे, फिर सबमिट कर देंगे। इतना आप कर लेंगे तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा इस जॉब का।
इस जॉब के लिए एक एग्जाम होगा जैसा कि दिया गया है, जहां पर आप फोटो और साइन या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने में प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, उसके वीडियो पहले से ही है। रही बात आंसर की आंसर की आपको वेबसाइट पे अवेलेबल कराएगा RSSB अपने खुद के वेबसाइट पे, जब भी आपका एग्जाम सक्सेसफुली हो जाएगा। और जिसको भी यहाँ पर एग्जाम के आंसर की में दिक्कत होगी वो यहाँ पे 100 रुपये फॉर्म में 100 रुपये हर क्वेश्चन के हिसाब से भर के इसमें अपना वो अपना एक रिस्पॉन्स दे सकता है कि उसको अगर आंसर की में कुछ भी गलत लगता है जो कि बाद में आएगी। अब यहाँ पे लिखा है जाति प्रमाण पत्र की। अब देखिए जो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होंगे उसको ध्यान रखना कि वो वैलिड हो, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट कुछ समय के लिए ही होते हैं ज़्यादातर, तो उसको आप देखना कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका है वो आपका उस डेट का हो जिस डेट पर आप फॉर्म भर रहे हैं, तो वो डेट उसमें आ जाए, मतलब वो डेट भी इंक्लूड रहे। इतने डेट का फॉर्म होना चाहिए सर्टिफिकेट, जिससे कि आप इस जॉब में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करें सर्टिफिकेट से रिलेटेड। बाकी ये पॉइंट है, मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। क्योंकि कुछ डिटेल यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। परीक्षा की स्कीम, यहाँ पर जो एग्जाम होगा वो एग्जाम में आपका 2 भाग आएंगे, भाग A भाग B, A और B। यहाँ पर 105 A सेक्शन से होंगे, 45 B सेक्शन से होंगे क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस होंगे। कुल अंक की बात बताऊं तो पहले वाले में 1-1 नंबर का हर एक क्वेश्चन रहेगा, दूसरे में भी 1-1 नंबर का रहेगा। टोटल 3 आवर में आपको 150 क्वेश्चंस करने हैं, 150 मार्क्स के होंगे। सही उत्तर करने पर 1 नंबर, गलत उत्तर करने पर 1/4 यानी 0.25 मार्क्स कट होगा सही आंसरों में से। आपको जो है प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम आपको 40% अंक आना अनिवार्य है। यानी आपको करना क्या है, 150 में से टोटल आपको 40% मार्क्स लाने, यानी 60+ मार्क्स आपको लाने होंगे इस एग्जाम को पास करने के लिए। और ये एग्जाम सेकेंडरी यानी कि 12th लेवल का रहेगा। और सिलेबस की बात बताऊं तो सिलेबस आपका पहला जो आपके 155 क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपका राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिससे दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति और कला, समसामयिक विषय आदि समाविष्ट हो पर वस्तुपूरक प्रकार के प्रश्न होंगे। तो राजस्थान के रिलेटेड ही बोला गया है कि सामान्य ज्ञान आ सकता है, मैथ्स आ सकती है, सामाजिक अध्ययन आ सकता है, भूगोल यानी आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री जैसी चीज़ें आएंगी, संस्कृत आएगा, संस्कृति आएगी और साथ में कला आएगी, ये सब आएगा। बाकी आपके जो 45 क्वेश्चन हैं जो आपका 30% एक्वायर करेगा पूरा आपका सेक्शन पूरे एग्जाम के अंदर, उसमें आप देखेंगे तो उसमें आपका क्या क्या आएगा। उसमें आपका गर्भाधान और बधियाकरण, संकर प्रजन, उसके बाद दुग्ध दोहन, दुग्ध श्रवण काल, उसके अलावा यहाँ पे जैविक अपशिष्टों का निस्तावरण, उसके अलावा यहाँ पर चारा फसलें, चारा विकास, स्वस्थ एवं बीमार पशुओं की पहचान, पशुओं में अंत एवं ब्राह्म परजीवी रोग, कौन कौन से मतलब पशुओं के बारे में आप लोग आपको स्टडी करनी है, उसमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें। मांस, दूध, अंडा और वह देश व राज्यों में उत्पादन व स्थान प्रति व्यक्ति दूध, मांस, अंडों की उपलब्धता कि कोई कितना दूध और ये अंडे जो है लेते हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। पशुओं की उम्र ज्ञात करना, पॉलीथीन से पशुओं को हानि कौन सी हो सकती है, पशु बीमा, पशु क्रिया के समय रखी जाने वाली सावधानियां, पशु मेले, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी इस एग्ज़ाम में। तो पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस कर लिया गया है इस जॉब का। टोटल 5934 वैकेंसियाँ हैं, यानी कि 5934 लोगों को ये जॉब दी जाएगी पूरे
राजस्थान भर के लोगों को तो मिलेगी ही, इंडिया में दूसरे राज्य के भी लोगों को इस जॉब पर अप्लाई करने का अवसर दिया गया है। आप अप्लाई कर सकेंगे। लिंक सारे मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं, वहाँ से जाएं, अप्लाई करें। इस पर गवर्नमेंट जॉब है, सिलेबस सारा कुछ डिस्कस हो चुका है, 12वीं लेवल का ही रहेगा, 12वीं पास ही इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग ग्रेजुएट है वो तो अप्लाई कर ही देंगे, मिनिमम 12वीं पास रहेगा। कोई एक्सपीरियंस वगैरह ऐसा कुछ है नहीं इस पोस्ट का, सिंपल आपका 12वीं पास मांगा जा रहा है। तो जो भी एप्लीकेबल हो इस पर अप्लाई कर दें। मैं आपसे मिलता हूँ नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।